ललन टॉप अड्डा के दूसरे सेशन की शुरुआत करते हैं। इस सत्र का नाम है कानपुर के एंटरप्रेन्योर्स। सब लोग रोजगार खोजते हैं, ये कानपुर के वो लोग हैं जो रोजगार दे रहे हैं। इनके काम के पीछे क्या सोच है, इसको जानेंगे। क्विक सा सेशन है। मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं फूड पे ऐप के फाउंडर अनुज गुप्ता जी को। आइए। डॉक्टर दिलीप गंगवार कोचिंग के साहिल सिद्दीकी जी को और रॉयल ड्रीम होम्स के कमलेश चंद्र शर्मा जी को। यार हमको लगा था कोई बुजुर्ग कारोबारी आएगा। आओ गुरु बैठो। इसीलिए कानपुर शाश्वत युवा है। हैं विराजें सर, विराजें। 10 मिनट के बाद अनुज जी आपसे शुरू करते हैं। बिल्कुल। ये फूड पे ऐप क्या है, जरा इसके बारे में बताइए। आप कानपुर के रहने वाले हैं? नहीं, जौनपुर। जौनपुर के हैं? उत्तर प्रदेश जौनपुर। उत्तर प्रदेश जौनपुर जी। फिर कानपुर कनेक्शन क्या है? अपना भारत। अरे यहाँ बैठे हुए हैं। अपना भारत। अपना भारत। बताइए फूड पे ऐप के बारे में बताइए। फूड पे ऐप सर एक फूड डिलीवरी कंपनी है। हाँ। जो कस्टमर्स के ऑर्डर को ऑनलाइन घर बैठे डिलीवर करता है बाइक में। ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां सब हैं, तो उन सब के बीच फूड पे ऐप का विस्तार कहाँ तक है अभी? अभी हम 20 डिस्ट्रिक्ट में कर रहे हैं, 20 जिलों में। क्या खासियत है? खासियत है हम स्वदेशी हैं। स्वदेशी हैं? हाँ। तो आप फूड डिलीवरी के बाबा रामदेव हैं? हाँ वैसा ही मान लीजिए। नहीं, पॉपुलर मेटाफर में बात करनी चाहिए ना। एकदम 100%। हाँ एकदम। तो कहाँ से ख्याल आया आपको? बस रोजगार पैदा करना। अरे ऐसा थोड़ी हुआ होगा गुरु की एक दिन उठे। नहीं, एक दिन तो नहीं उठे, काफी दिन उठे और लगातार उठे और उठते आ रहे हैं। फूड ऐप का ख्याल कैसे आया? मैंने बताया ना, रोजगार पैदा करना। तो ऐसे बहुत से प्लान करते हैं और भी नौकरियां की गई और मार्केट में यह कॉन्सेप्ट पहले से चल रहा है। अच्छा। तो देखा कि हम भी करते हैं। अच्छा, क्या आपकी पढ़ाई लिखाई क्या हुई? पढ़ाई हमने जौनपुर से ग्रेजुएशन किया है। फिर उसके बाद अपने काम में लगे। हाँ। तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे यहाँ ऑडियंस में जो अपना कुछ काम शुरू करना चाहते होंगे, उनको आप क्या गुरु मंत्र देंगे? गुरु मंत्र, सोचो मत, कर डालो। सफलता एक दिन में नहीं, एक दिन जरूर मिलेगी। सफलता एक दिन में नहीं, एक दिन जरूर मिलेगी। लेकिन अगर ये करोगे, जैसे हमारे इंडिया में एक बहुत प्रॉब्लम वाली बात है, सोमवार से शुरू करेंगे, तो सोमवार से मत शुरू करो, अभी शुरू कर दो। 1 तारीख और सोमवार वाला जो लफड़ा होता है, ये समस्या पैदा कर देता है। फिर कहेंगे किस्मत हमारी फूटी थी। तो एक सवाल और, जब आप ये जवाब दे रहे थे कि विच इज़ एक्चुअली ट्रू कि हम सारे ज़रूरी काम एक अगले दिन के लिए मुलतवी करते रहते हैं, खारिज करते रहते हैं। इस पूरे बिजनेस के क्रम में आपको एक कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसी घटना हुई हो जिससे बड़ी ज़रूरी सीख मिली हो? ऐसी कोई एनेक्डोट आप शेयर करना चाहें ऑडियंस के साथ? घटना नहीं कह सकते उसे, समस्याएं। अब जैसे फूड डिलीवरी होती है, कुछ लोग तफरी में ऑर्डर कर देते हैं। तफरी में ऑर्डर? हाँ। जैसे मिलाओ नंबर, या ऐप से ही ऑर्डर करो। हाँ। ऑर्डर मांगा, मोबाइल स्विच ऑफ कर दो। ऑर्डर करते हैं फिर मोबाइल बंद कर देते हैं। सीओडी ऑर्डर किया, मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। हाँ। अब उनको मजा आता होगा, लेकिन उनसे एक मैसेज देना चाहेंगे उन्हें, जो भी अगर यहाँ से सुन रहे हैं हमें, जहाँ से भी, कि आपका ये मजाक हमारे डिलीवरी बॉय के लिए भारी पड़ जाता है। क्योंकि हमें ना चाहते हुए उसके ऊपर पेनल्टी लगानी पड़ती है। क्योंकि कुछ डिलीवरी बॉयज भी ऐसा करते हैं अपने लिए, तो उसकी एक दिन की पूरी रोटी चली जाती है। एक दिन की पूरी? हाँ बिल्कुल। अगर एक ऑर्डर मान लेते हैं कि 700 रुपये का मंगाया और कैंसिल कर दिया, तो 700 रुपये उसकी एक दिन की लगभग कमाई थी, तो चली गई। और उनका मजाक था। आपका एक मजाक किसी के एक पूरे दिन की रोटी छीन लेता है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन। थैंक यू अनुज जी। भाई साहब, ऐसे बड़े बड़े घर बनाते हो आप अच्छे से? नहीं, छोटे बनाते हो? बहुत छोटा घर बनाता हूँ सर। 92 हमारे जब पिताजी एक्सपायर हो गए तो हम खपड़ाइल के मकान में रहते थे। कहाँ पे रहते थे? खपड़ाइल के मकान में रहते थे। यहीं पे? जी, कानपुर में। बेसिक बाई बर्थ मैं कानपुर का हूँ, पिताजी हमारे फैजाबाद के थे। 92 में जब पिताजी हमारे एक्सपायर हो गए तो मैं 10 साल का था, खपड़ाइल के मकान में रहता था। तो माता जी हमारी सब्जी की दुकान लगाती थी और मैं भी उनके साथ काम करता था। घर छूता था तो एक बार मकान मालिक के पास में गया और मैंने कहा चच्चू, हम लोग अपने मकान में चच्चू कहते थे, चच्चू ये घर चू रहा है, इसको छवा दीजिए। तो 75 रुपये की पन्नी आती थी। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो ऐसा है कि ये पन्नी हम नहीं आपको दे पाएंगे, आप
छवा लीजिए और हमारे किराए में, जो उसमें मुझे याद आ रहा 64 या 65 रुपये किराया होता था, उसमें आप 10-10 रुपये काटते रहिएगा। तो ये टीज़ थी एक कि कभी अगर ईश्वर ने उस लायक बनाया तो किसी को, सौरभ जी, किसी को बिना छत के नहीं रहने दिया जाएगा। क्योंकि जीवन में मेरा ये मानना है कि अगर आप 2000 भी महीना कमाते हैं, 5000 भी महीना कमाते हैं और घर अपना है तो आप काम चला ले जाएंगे, या ज़िंदगी आप अपनी पार कर ले जाएंगे। बहुत सस्ता है कानपुर, 10 रुपये में पेट भर जाता है और बहुत पैसा भी चाहिए यहाँ के लिए। तो मेरा ये मानना था कि जीवन में अगर आप पैसा आपके पास बहुत आए तो कुछ ऐसा भी काम करना चाहिए, सार्थक प्रयास करना चाहिए। कि आम आदमी सर सपना ही देखता रहता है, घर नहीं हो पाता उसके पास, लेकिन आपके आशीर्वाद से सौरभ भैया और, अरे भैया इतने भी बड़े नहीं है यार गुरु। सौरभ द्विवेदी, मैं आपका फ़ैन हूँ सर, आपके स्टाइल का, आपके एटीट्यूड का मैं फ़ैन हूँ, सुनता हूँ, आपको फॉलो करता हूँ। बस कभी इच्छा थी कि आपके सामने बैठूंगा तो ये दर्द अपने लोगों से बांटूंगा। जी बोलिए भाई। किसी भी व्यक्ति के पास अगर घर नहीं है या घर के वो सोच रहा है, 90% लोग यहाँ पर अपने बच्चों पढ़ाने आते हैं, किराए के मकान में रहते हैं। मैं खुद किराए के मकान में रहा हूँ। सीटी ना बोले, कुकर की सीटी ने आवाज़ आनी चाहिए, कूलर नहीं देंगे, पानी अलग होगा, लाइन लगाना पड़ता, 10 लोगों के लाइन लगाना पड़ता था। तो बहुत सारी समस्याओं से झेलते हुए जब मुझे ईश्वर ने उस लायक बनाया तो मैंने सोचा कि मैं हर उस व्यक्ति को प्लाट दूंगा जो अपना घर बनाना चाहता है। तो सबसे छोटी कॉन्सेप्ट जो हमारी आई वो आई 1350 रुपये मासिक किस्त पर हम प्लॉट देते हैं सौरभ भैया। और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी हमें सम्मान किया, हर्षवर्धन राठौड़ जी ने भी सम्मान किया, बहुत सारे सम्मान। अच्छा एक चीज़ बताइए कमलेश जी, जैसे आप रियल एस्टेट के बिजनेस में आए तो इसकी बिगनिंग कैसी हुई? जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो कारोबार करना चाहते हैं, जो चीज़ मैंने अनुज से भी पूछी तो हम में से कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि यार रिस्क बहुत है, वी ऑल लुक फॉर सेफ्टी। जी जी, है ना सौरभ भैया, मैंने शुरुआत जो है एक नामचीन प्रॉपर्टी डीलर के यहाँ प्यून के काम से स्टार्ट किया था। चपरासी थे आप वहाँ पे? जी चपरासी था मैं, और पानी पिलाने का काम था। और मुझे मेरे बॉस ने कभी अंदर नहीं बिठाला। एसी क्या होता है मुझे नहीं पता। स्वरूप नगर में चौरसिया पान की दुकान, यहाँ मैं पान सर्व करता था, हर कार वाले को पान सर्व करता था, मतलब एज ए डिलीवरी बॉय। ये सारे बहुत सारे हमने काम किए। तो जब मैं प्यून का काम शुरू किया तो मैंने देखा कि मेरा बॉस जो है सिर्फ घर दिखाने का और घर उठाने का 1 शॉट में ही 30,000 40,000 लेता था, और मुझे 800 रुपये देता था मंथली। एक साइकिल उसने दे रखी थी मुझे, साइकिल की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर थी। तो मन में टीस थी यार कि कुछ हम भी ऐसा काम कर लें। फिर चूँकि 92 में पिताजी एक्सपायर हो गए, नात बात रिश्तेदार किसी ने साथ नहीं दिया। माता जी सब्जी दुकान लगाती थी, मैं गंजस मिल एक वहाँ करती थी, शायद पुराने लोग जानते हो गंजस मिल, वहाँ मैं आटे भरने काम करता था। तो ऐसे बहुत सारी स्थिति से गुजरते गुजरते ये जो मेला है सर सौरभ भैया, मैं बताता हूँ आपको एक हादसा कि यहाँ पर मैंने पॉपकॉर्न बेचे हैं। जहाँ आज मुझे सम्मान मिल रहा है, मैं आज स्टेज बैठा हूँ, यहीं पर मैं इसी मेलों में घूम घूम के मैंने पॉपकॉर्न बेचे हैं। और ईश्वर कृपा से पढ़ाई भी साथ में करते रह गए। मैं सौरभ भैया MA LLB LLM हूँ, और पिताजी के ख़त्म होने के बाद किसी ने साथ नहीं दिया। हमारे एक मामा जी थे, मैं एक हादसा बताता हूँ, एक कोट पैंट उन्होंने दिया शादी अटेंड करने के लिए, और दूसरे दिन आके वो ले भी गए। वही मामा जी आज हमसे कहते टाइम ही नहीं, टाइम कैसे क्या हो, तो फॉरएवर की बात है। लेकिन जो एक टीस थी सौरभ भैया, कॉन्सेप्ट ये है कि जो टीस थी उसको मैंने अपने जुनून में बदला। हम लोग ये जो ऐसे रैग टू रिचेज़ करके एक फ्रेज़ सुनते हैं अंग्रेज़ी में, ये बहुत इंस्पिरेशनल है कि जिस मैदान में आपने पॉपकॉर्न बेचे, आज उसी मैदान में बने एक स्टेज पर आप हैं। बहुत शुभकामनाएं। और ये बाकी नौजवानों के लिए सबक भी है। सिद्दीकी साहब आपके पास आते हैं, कानपुर कोचिंग का हब है ऐसा कहा जाता है। जी बिल्कुल। और मैं व्यक्तिगत अनुभव से भी बता सकता हूँ, हालांकि हमने कभी जी भरा नहीं कोई फॉर्म, काहे से हमको पता था अपना कुछ होना नहीं है। सर हमको भी बहुत सारे अंकल जी लोगों ने कहा बीटेक में बहुत स्कोप है, हम नहीं माने। सर आप IIM दिल्ली से हैं? जी मैं IMC दिल्ली से हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप डॉक्टर दिलीप गंगवार इंस्टीट्यूट से जुड़े हैं। कानपुर में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बहुत सारे हैं, हज़ारों लाखों की तादाद में नौजवान आते हैं, घर में मम्मियों से लड्डू बंधवा के, पापाओं को बता के कि बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं। वो बात और है कि उसमें से थोड़ी सी मेहनत देव की टॉकीज़ में 12 से 3 का शो देखने में भी जाती है। फिर आसपास के रेस्टोरेंट भी चलवाने होते हैं हम लोगों को। तब आर्चीज़ के कार्ड भी खूब बिकते थे। अभी आपको एज अ फैकल्टी मेंबर, एज अ पार्ट ऑफ दैट कोचिंग इंस्टीट्यूट, किस तरह के चैलेंजेस दिखते हैं? सर सबसे मैं पॉइंट में बात करूंगा सर जी। सबसे बड़ा चैलेंज जो कोचिंग फेस करती है वो ये करती है कि सर जो गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम से GST ले रही है, सर जो गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम से GST ले रही है वो 18% लेती है, 18%, जो कि सर कोचिंग रन करने में जो खर्चा आता है
जैसे सबको लगता है कि टीचर्स जो होते हैं कानपुर के, और अगर काका देव के टीचर्स हैं स्पेशली, तो वो भाई करोड़ों कमाते हैं। ये बात सही है, आता है, कमाते हैं ना? नहीं आता है, आता है पर दिखता नहीं सर। आता है पर दिखता नहीं। हाँ, इसके पीछे सर अरे करेंसी है कि कपूर है? सर कपूर से ज्यादा वोलेटाइल है। हाँ। कहने का ये सेंस है सर, डॉक्टर दिलीप गंगवार इंस्टीट्यूट जो है, ये एक्चुअली में डॉक्टर दिलीप गंगवार सर का इनिशिएशन था। उन्होंने 1996 में MBBS किया KGMC में, और एक साधारण से गांव के थे। 1993 में वो 12th पास आउट हुए। इसके बाद सर मैं ये बताना चाहूँगा, क्योंकि ये ज़रूरी है जानना कानपुर के लिए, कि फरुखाबाद एक जगह है सर यहाँ पे हाँ, अरे कमाल की जगह है, गंगा जी के किनारे। जी जी जी। हजक के आलू बिकता है, सेम वाले हैं? सेम के बीज के नमकीन सर बिकती मैं है। प्रतापगढ़ का हूँ तो मैं नहीं जानता। हाँ? मैं ये प्रतापगढ़। बता रहे हो कि डरा रहे हो? नहीं अरे मैं प्रतापगढ़ को बता भैया, फरुखाबाद। तो सर 1993 में उन्होंने MBBS किया, ओह सॉरी 12th पास आउट हुए जी। तो उसके बाद उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। सिलेक्शन नहीं होने की मेजर वजह थी लैक ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, लैक ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, और यूपी बोर्ड का स्तर और प्राइमरी स्कूल का स्तर। मैं 1996 की बात कर रहा हूँ सर जी। आज 2021 में भी क्या है आपको भी पता है सर, और हमें भी पता है सर। जी। तो सर अल्टीमेटली वो यहाँ पर तैयारी किए काका देव से ही, और तीसरी बार तीसरे अटेम्प्ट में उनका हुआ। और जब उनका सिलेक्शन हुआ, वो आज भी अपनी क्लास में बात कहते हैं कि अगर मुझे 12th तक की सही एजुकेशन मिली होती, अच्छे टीचर और सही गाइडेंस अगर मुझे मिला होता, तो मैं 12th के साथ सेलेक्ट हो जाता। फिर उन्होंने MBBS किया, वो भी KGMC जैसे कॉलेज से। फिर 2001 में जब MBBS ख़त्म किया, तो उनके मन में एक विचार आया, भाई डॉक्टर तो हर कोई बन रहा है, मतलब हर साल बन रहे हैं, लेकिन आप लोग से बात कर रहा हूँ, तो डॉक्टर तो हर साल बन रहे हैं, लेकिन उनका ये इनिशिएटिव था कि कम पैसे में प्रॉपर एजुकेशन देंगे। एक बार उन्हें ऑफर भी आया कोटा से, काफ़ी बड़ा ऑफर था 2010 में। उन्होंने वो रिजेक्ट कर दिया, सिर्फ ये सोच के कि जो मैंने फेस किया अपनी लाइफ में वो मैं बच्चों को फेस नहीं करने दूंगा। तो दैट्स वाई सर उन्होंने कानपुर में ही इंस्टीट्यूट बनाया, और आज 11 अक्टूबर को 21 साल कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने। और सर दैट्स वेरी इंस्पिरेशनल सिद्दीकी साहब। आप में से कितने लोगों को लगता है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि 11वीं 12वीं में बिल्कुल सही गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम तभी होनहार माने जाएं जब हम CPMT या BTech का एग्ज़ाम क्लियर करें। ज़िंदगी में और भी राहें हैं, मुझे ऐसा लगता है। मुझे वक्त रहते नहीं उस तरह का गाइडेंस मिला, है ना? सर एक लाइन में ज़रूर प्लीज। बोलूँगा कि सर जैसे सबसे बोल रहा हूँ, अगर यहाँ स्टूडेंट्स बैठे हैं, देखो भाई ऐसा है सर, स्टूडेंट से देखिए कितने कॉन्फिडेंस से बात करते हैं सर, आपसे सर डर लग रहा है। देखो भाई ऐसा है कि लाइफ में अभी सक्सेसफुल हो गए हो अच्छी बात है, नहीं हुए हो कोई बात नहीं। जब सर, मैं सर की बात कर रहा हूँ, जब सर 2017 से सर आपने ज्वाइन किया, राइट सर? 17 से क्या ज्वाइन किया सर? 17 से आप इस रील में आए हैं, मतलब पत्रकारिता के, राइट सर? हाँ, तो सर 16-17 अक्रॉस, राइट सर? तो बेटा जब मैं सिर्फ अभी बच्चों से बात कर रहा हूँ, तो जब 2015 था तो सौरभ जी को कोई नहीं जानता था, ये एक आम नागरिक थे, लेकिन आज इनको सुनने के लिए इतनी बड़ी भीड़ लगी है। 2015-14 में इन्हें भी बहुत सारे कमेंट सुनने को मिले, भाई जौलौन से शुरू किए, फिर कानपुर आए, फिर दिल्ली पहुँचे। सर सब खंगाला है आपके बारे में। अब तभी तो सर इतनी घबराहट हो रही है आपसे बात करने में। अरे नहीं, आप घबराइए तो आप इस बात को जान लीजिए कि अभी आपको लोग डिप्रेस करेंगे, अभी आपको लोग तमाम तरीके की चीज़ें कहेंगे कि तुमने लाइफ में कुछ नहीं किया, अभी तक क्या कर रहे थे। तो याद रखना कि तुम में से बेटा कोई भी वापस जाकर एक बेहतरीन शुरुआत नहीं कर सकता, पर अभी से शुरू करो और बेहतरीन अंत कर दो, बस यही आखिरी बात है। थैंक यू। और जी थैंक यू कमलेश जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक चीज़ मैं भी कहना चाहूँगा, सॉरी टू ऑल द काकादेव वाले फेलोज, सारी नदियाँ काकादेव से ही नहीं निकलती हैं। ज़िंदगी में जो भी करना दिल लगा के करना, घड़ी देख के मत करना। बहुत सारे हमारे बीटेक वाले दोस्त हमसे कहते हैं यार तुम सही निकल लिए, हमारा मन नहीं लग रहा है। तो जहाँ मन लगे वही काम करना, चाहे वो कोचिंग इंस्टीट्यूट में हो, चाहे तो फूड ऐप में हो। लोगों का काम है कहना जी, चाहे आप फूड ऐप शुरू करो, चाहे कोचिंग करो, चाहे रियल एस्टेट का काम करो, जिसमें दिल लगे वो काम करो। और सौरभ भैया एक प्लॉट हमारे आप ले लीजिए ताकि यहाँ आना जाना आपका लगा रहे। और ये प्रॉमिस करते हैं कि आपको और भी कम में किस्त दी। नहीं भैया, ऐसा है कि सौरभ भैया का ऐसा संकल्प है कि जब समाज का काम कर रहे हैं तो समाज चिंता करेगा रहने की, हमें खुद नहीं करनी। थैंक यू।
चलिए अगले सत्र की शुरुआत करते हैं। बहुत शुक्रिया कमलेश जी, अनुज जी, सिद्दीकी साहब, थैंक यू सो मच, थैंक यू।